हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए, हम लोग अभी तक यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। ये आज उसका पार्ट 3 है। चलिए, आज हम लोग इसके भी 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और इसका अभी एक पार्ट और बचा है, वो भी तैयार हो गया, वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और जो है हम लोग जब भी क्वेश्चन करते हैं तो एक चीज़ ये याद रखा करिए कि जब आप इनको वीडियो को देखते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को ये देखा करिए कि आपने किसको अटेम्प्ट किया और कितने बने। जैसे आपने अगर 25 अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से आपके 4 गलत हो गए तो 25 में से 4 का 21 बचेगा और 21 में से एक और निकल जाएगा माइनस मार्किंग का, तो ये 20 बचे। तो आप यहाँ से ये ज़रूर देखिए कि जैसे आपके 20 बन गए तो एक आप देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो अगर आप यहाँ पे 20 बनना है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी तैयारी थोड़ी सी और मेहनत मांग रही है, जिससे आप 20 से ज़्यादा नंबर और बना सकें। जो आपका आने वाला पेपर है उसमें भी आप 20 नंबर से ज़्यादा लेके आएँ। तो जब तक हम लोग अपने नंबर्स को ऐसे करके सामने नहीं लेके आएंगे तब तक हम लोग अपने आप में कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, और जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो आप अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए कंपटीशन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपने नंबर अपने कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि कितने नंबर आपके बने हैं। और एक तो आप लोग वीडियो को लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। जब मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख भी रहे हैं, तो आप लोग अगर उसको लाइक कर देंगे तो हम लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ देखिए हमारा वीडियो जो है अच्छा पसंद आ रहा है। तो आप लोग क्या है, आप लोग कुछ नहीं, आप ऐसे करके जो उस पर ऐसे करके बना होता है आप उसको जो है लाइक कर दिया करें, ठीक है। चलिए, हम लोग अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, यदि के का आस्की कोड 01001011 है तो एल का आस्की कोड क्या होता है। देखिए, आस्की कोड के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास टेबल होती हैं, ठीक, जिसमें अपर केस यानी कि कैपिटल जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके लिए, और लोअर केस हमारे जो हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट होते हैं उनके लिए, और नंबर्स के लिए भी हमारे पास क्या होते हैं, अलग जो है इनकी एक पूरी ऐसे करके टेबल होती है। हमको वो टेबल याद करनी पड़ती है। फिर जब हम टेबल याद कर लेंगे तभी हमसे इसका आंसर सॉल्व हो पाएगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इसकी टेबल मुझे देनी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। मैं आपको आस्की कोड 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है आस्की 7 और एक होता है आस्की 8। इसकी टेबल अलग है, इसकी टेबल अलग है। इसमें नंबर्स टेबल में अलग है, इसमें नंबर्स टेबल अलग में है। कैप आपके अपर केस के लिए और लोअर केस के लिए दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो आप लोग मुझे बताइए, तो मैं दोनों की टेबल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग उसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग बाइनरी नंबर निकालते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 25 किसी का नंबर 25 है, हमसे कहा जाए इसका बाइनरी डिजिट बताना है, तो हम लोग इसको पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 12, बचेगा 1 कैरी। तो यही जो है 1 कैरी क्या हो जाता है, 1 यहाँ पे आ जाता है। अब ये बचता है 12, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसके लिए 0। ये ऐसे बढ़ता चला था। फिर हम लोग नीचे से जो ऊपर के लिए नंबर होते हैं तो पहले नीचे वाला नंबर इधर लिखते हैं, फिर आगे ऐसे ऐसे करके लास्ट में पहुँचते हैं। तो ये हमारा बाइनरी नंबर होता है। सेम ऐसे ही बाइनरी नंबर के तरीके से ही आस्की नंबर भी चलते हैं। आस्की कोड जो है वो हमारा चलता है। आस्की कोड भी हमारा 0 और 1 पे ही चलता है, ये भी और किसी चीज़ पे नहीं चलता है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें बस हमको टेबल याद करनी पड़ती है कि जैसे ये 7 और 8 की, बस आपने अगर टेबल याद कर ली तो आपका आस्की कोड भी हो जाएगा। चलिए, तो देखिए इसमें जो के लिए है और एल के लिए होता है तो वो होता है 0, 100, 1100 होता है, ठीक। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विंडोज़ में फ़ाइल प्रबंधन एप्लीकेशन को क्या नाम दिया गया है जिसका उपयोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फ़ोल्डर्स और फाइलों को ब्राउज़ करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, ये जो किया जाता है ये किस तरीके का फ़ाइल होता है, जो उसमें प्रबंधन एप्लीकेशन को क्या नाम दिया गया है, ये दिया गया है हमारा। देखिए, फ़ाइल सर्च मत लगा लीजिएगा, फ़ाइल सर्च करने से हमको नहीं, ये जो है विंडोज़ में फ़ाइल प्रबंधन के लिए एप्लीकेशन को क्या नाम दिया गया जिससे उपयोग से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फ़ोल्डर्स और फाइलों को ब्राउज़ करने के लिए आता है, सर्च से नहीं। ये फ़ाइल एक्सप्लोरर से हम लोग सर्च करते हैं, किससे, फाइल एक्सप्लोरर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने का सही तरीका क्या। किसी शब्द का चयन करना हो तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक। देखिए, ये जो है कंट्रोल ए दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, जितना भी डेटा कंट्रोल ए उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होगा क्या होगा, सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, चुने गए शब्द पे डबल क्लिक करेंगे। हाँ, ये बात सही है। जैसे अगर हमें यहाँ पे ये 91 को 9 सेलेक्ट करना है तो इस पर हमें जैसे डबल क्लिक करना पड़ेगा और ये क्या होगा, 9 सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
4 देखते हैं। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये बी वाला। चलिए फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि विंडोज़ सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, जो बूटिंग यहाँ पे बूटिंग का मतलब ये मत समझ लीजिएगा आप लोग कि कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दिया या फॉर्मेट करने के बाद जो स्क्रीन आती है, नहीं। बूटिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग कंप्यूटर को ऑफ या ऑन करते हैं तो जो वो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बूटिंग कहते हैं। तो जब हम लोग बूटिंग यानी कि कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद जो हमें सबसे पहली स्क्रीन दिखाई देती है वो स्क्रीन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www के प्रत्येक पृष्ठ पर एक यूआरएल होता है। यूआरएल शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए यूआरएल का क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, ये आप याद कर लीजिए। मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी डाल रखा है, आप लोग जाइए विजिट कीजिए, उसको देखिए, तो आपको वहाँ से फुल फॉर्म का जो वीडियो है बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है। जितने भी अभी तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने सभी को उसमें एक वीडियो में कवर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की विशेषताओं को दर्शाता है। तो वो किस तरीके की विशेषताओं को दर्शाता है? चलिए जल्दी से बताइए क्या होता है? देखिए डिलीजेंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीजेंसी हो जाएगा, क्योंकि उद्यमशीलता। अगर आप जो है डिलीजेंट हैं किसी के लिए तो आप उस पर लगातार बिना थकावट के उसको काम को कर सकते हैं। देखिए आईक्यू जो होता है, आईक्यू से आप चीज़ों को अच्छे तरीके से सोच समझ सकते हैं, अपनी चीज़ों को क्रिएटिव और वो सब कर सकते हैं। वर्सेटैलिटी होती है, वर्सेटैलिटी का मतलब होता है कि आप एक साथ में कई तरीके के काम कर सकते हैं। और गति, जिसके ज़रिए से आप कितनी काम को कितनी जल्दी और कितनी तेज़ में कर सकते हैं। तो इसका कैसा ही आंसर हो जाएगा? उद्यमशीलता हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है BCD नोटेशन का उपयोग करके बेस शब्द का बाइनरी निरूपण कीजिए। देखिए BCD नोटेशन का उपयोग करके कहा गया है कि बेस शब्द का। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि हमको ये पता होना चाहिए कि जो बेस शब्द का जो बाइनरी निरूपण होगा वो तो देखिए हमने आपको बताया था कि जैसे अगर बी जो है मान लीजिए हमारा 2 नंबर पे आता है तो इसको पहले 2 से डिवाइड कीजिए, कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक, यानी कि इससे डिवाइड करते हैं तो 1 मिलता है। तो यहाँ पे कोई भी जो है हमारा शेष नहीं बचा तो ये 0 आ जाता है। फिर यहाँ पे 1/2 आता है, तो 1/2 के लिए हम लोग जब ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ये डिवाइड नहीं होगा तो ये 0 आएगा, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो देखिए ये क्या होता है, नहीं यहाँ पे तो जो बन का बन ही बच जाएगा पूरा, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो देखिए ये इस तरीके से निकाले जाते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे हमको इसका BCD नोटेशन द्वारा उपयोग करके बताया गया है। तो इसलिए इस यहाँ पर ये जो है ये इसलिए बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए हमें जब इसका निकालना पड़ेगा तो इसका पूरा निकालने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा ये सेकंड वाला। ठीक, तो बाइनरी नंबर के लिए मैं अपने एक सेट पेपर में बता भी चुका हूँ कि एग्जैक्टली कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक, अगर आप लोगों को फिर से वो चाहिए तो एक दिन बताइए, मैं उसका पूरा वीडियो ही बना के आपको दे दूँगा कि कैसे बाइनरी नंबर्स को निकालते हैं, उसको दशमलव पद्धति में बदलते हैं या बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2006 में कौन सा वैध फंक्शन नहीं है? हमसे फंक्शन पूछ रहा है, कौन सा वैध फंक्शन नहीं है। देखिए हम लोग सम करते हैं, सम और माइनस। देखिए सम का मतलब होता है जोड़ना, माइनस का मतलब होता है घटाना। क्या दोनों काम एक साथ आप कर सकते हो? नहीं, तो यही हमारा नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ये। तो अब देखिए सम इफ ये भी होता है, सम प्रोडक्ट ये भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है ENIAC और EDIAC आदि पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं। तो ये किस ENIAC जो है हमारा, ये किस पीढ़ी में बनाया गया था?
चलिए जल्दी से बताइए। देखिए जो ENIAC कंप्यूटर था, जो ये सबसे पहला कंप्यूटर था, कौन सा था? ये पहला कंप्यूटर था। और जब पहला कंप्यूटर कब बनाया होगा? जब हमारी फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुई होगी। फर्स्ट जनरेशन कब से स्टार्ट हुई? तो जो मैंने जनरेशन के जो वीडियो आपको दिया है, आप जाइए उसको विजिट कीजिए। मेरे चैनल पर आपको एक जनरेशन का वीडियो मिलेगा। आप जनरेशन का वीडियो जब देखेंगे तो आपको क्या है, वहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि कितनी जनरेशन्स हैं, कौन सी जनरेशन कब स्टार्ट हुई, आपको उसमें कौन कौन से सर्किट का यूज किया गया, क्या क्या चीज़ें यूज की गई, सब बहुत डीपली मैंने समझाया है। तो देखिए ये ENIAC पहला कंप्यूटर था, ये हमें पहली पीढ़ी से मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को सेल में दर्ज किया जाता है तो क्या परिणाम मिलता है? तो देखिए इसमें लिखा है इक्वल टू सम A 1 2 3। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे, लिखा है A के अंदर 1 2 3 को जोड़ेंगे तो इक्वल टू सम लगा के जब जोड़ना है तो हमको उसका क्या मिल जाएगा? ये नेम मिल जाएगा कि जो जिस में जहाँ जहाँ पे होंगे तो उसके नेम मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी कंप्यूटर की कीबोर्ड में आमतौर पर कितनी फंक्शन कुंजियाँ होती हैं? तो फंक्शन कुंजियाँ होती हैं हमारी F1 से लेके F12 तक होती हैं। तो कितनी हो गई ये टोटल? ये हो गई 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा इक्वल टू काउंट ए। तो ये कितनी है? हमसे काउंट करने को बता रहा है। तो देखिए जब भी काउंट करने की बात आएगी तो सिर्फ गिनना बताता है। तो ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। कितने हो गए? तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात कर रहा है। तो ये कौन सा है? यूनिक्स और डॉस दोनों। तो ये डॉस हमारा जो है GUI के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इसमें भी डॉस है, ये भी GUI नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए फिर यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है तीसरे ऑप्शन में? डॉस। तो डॉस बिल्कुल नहीं है। तीनों ऑप्शन में डॉस मिला तो डॉस तो है ही नहीं। क्या बचा? विंडोज़। तो हमारा ये है GUI पे आधारित होता है। GUI क्या करता है? हमारे इंटरफेस को इन्हेंस करता है। जैसे अगर हमारी पिक्चर क्वालिटी है, GUI आपके पास नहीं है तो पिक्चर क्वालिटी आपकी डाउन हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तो आपका क्या हो जाएगा कि आपकी जो उसकी पिक्चर क्वालिटी हो जाएगी वो इन्हेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आपको कलर्स अच्छे दिखाई देंगे। ये सारी चीज़ें हमारी GUI से हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन करके Ctrl+D दबाने पर क्या होता है? तो देखिए जब हम लोग Ctrl+D दबाते हैं किसमें? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो जो स्लाइड का चयन करके जब हम लोग Ctrl+D दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसका डुप्लीकेट बन जाएगा। D से क्या होता है? डुप्लीकेट हो जाता है। तो D से क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट। तो इसीलिए जैसे ही हम लोग किसी भी स्लाइड का चयन करके Ctrl+D दबाएंगे तो उसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है विंडोज़ में एक नया फ़ोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? ठीक। देखिए जब हमें एक नया फ़ोल्डर बनाना है तो हम क्या टास्क मैनेजर का यूज़ करेंगे? टास्क मैनेजर का तो यूज़ नहीं कर सकते। कंट्रोल पैनल इसका भी नहीं। कंट्रोल पैनल से हमें सारी चीज़ों कंट्रोल मिल जाता है। किसी चीज़ को सही करना है, माउस की स्पीड, ये सारी चीज़ें जो हैं, कीबोर्ड का, तो ये सारे फंक्शंस के लिए होता है। नेविगेशन बार हमको ये बताता है किधर जाने के लिए हमारी एरो कीज होती हैं, वो नेविगेशन होती हैं, नेविगेशन कीज कही जाती हैं। नेविगेशन बार से हम लोग नेविगेशन के बारे में पता चलता है। फिर आता है विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर। देखिए जब फाइल एक्सप्लोरर कर दिया, अगर एक्सप्लोरर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम लोग वहाँ से कुछ नया पुराना एडिट करके नया कर सकते हैं। पुराने नए वाले को ही पुराना, मतलब पुराने वाले को नए नाम दे सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर में हमको मिल जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? किसी वर्ड प्रोसेसर में विकल्प सेव एज से क्या होता है? तो देखिए सेव एज में जैसा कि अभी हमने बताया कि जो पीछे वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे कोई पुरानी फाइल है, अगर उसको हमको क्या करना है, तो देखिए जो सेव एज का काम होता है वो क्या होता है कि जैसे कोई फाइल हमारे पास पहले से ही सेव है तो उसके नाम में कुछ चेंज करना है, उसके फॉर्मेट में कुछ चेंज करना है या कुछ इस तरीके से, तो उसको चेंज करके फिर हम लोग उसको सेव एज कर देते हैं। तो फाइल में जो चेंजेस होते हैं वो वैसे के वैसे चेंज हो जाते हैं और उसका नाम वैसे का वैसे रहना रहता है, या नाम भी चेंज करना चाहें तो चेंज हो जाता है।
तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, वर्तमान में खुली फाइल को केवल किसी भिन्न फाइल फॉर्मेट में सहेज सकते हैं। देखिए भिन्न फॉर्मेट तो ठीक है, लेकिन भिन्न फाइल फॉर्मेट में सहेज सकते हैं ये गलत है। वर्तमान में खुली फाइल को केवल किसी भिन्न नाम से सहेज सकते हैं, ये भी गलत है। वर्तमान में खुली हुई फाइल को किसी भिन्न फाइल फॉर्मेट में या किसी भिन्न नाम से सहेज सकते हैं, या दोनों में। देखिए ये बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि दोनों में हम लोग कर सकते हैं। किसी एक काम को तो हम लोग कर ही सकते हैं, या दोनों में भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चंस को अगर आप सही से पढ़िए तो आपको बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आनी है। बस आप लोग मेरे साथ जो है रोज़ के रोज़ बने रहिए, जैसे मैं वीडियो डालता हूँ वैसे आप बस इसको वीडियोज़ को देखते रहिए। आपका यूपीपीसीएल में कंप्यूटर 20 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग ऑडियो फाइल के लिए किया जाता है? ठीक, देखिए XLSX जो फाइल होती है ये हमारी, मैंने आपको कल के ही उसमें सेट पेपर में बताया था कि इसके लिए यूज़ होती है। तो आप लोग मुझे इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग रोज़ वीडियो देखते हैं तो अगर मैं कुछ पूछता हूँ कि ये मैंने कल के सेट पेपर में कराया या परसों के सेट पेपर में कराया, तो आप लोग उसका मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि हाँ इसका ये नाम होता है। PPT ये भी मैंने कल बताया था, आप लोग इसका भी कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि क्या होता है। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे हमारे पास आता है MP3। ठीक, MP3 हमारी ऑडियो फाइल होती है। DOCX ये हमारी डॉक्यूमेंट फाइल होती है। पीछे की जो 2 फाइल मैंने आपको छोड़ी हैं कमेंट में बताने के लिए, वो हमारे सेट पेपर में आई हुई हैं, इसलिए मैंने आपको छोड़ दी कि आप उसके बारे में मुझे उसके नाम बताइएगा कि वो किसके एक्सटेंशन फाइल नेम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? MP3। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किसी विभाग का बजट तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से क्या है? देखिए किसी भी बजट तैयार करने के लिए देखिए बजट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पैसे तो होंगे उसमें। तो अगर हम लोग बजट तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे सही होता है वो क्या होती है? स्प्रेडशीट। हम लोग उसमें जो है अपने हर तरीके के बजट के लिए अलग अलग स्लाइड्स में जाके अलग अलग चीज़ें, नेम और उनका सब कुछ डेटा इनपुट कर सकते हैं। फिर देखिए निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या है? देखिए इक्वल टू फ्लोर 3 4, 5 हमसे ये कह रहा है। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे ही हम लोग जो है फ्लोर, मतलब जो उसमें जो फ्लोर होते हैं उसमें जो 34वां नंबर फ्लोर होगा उसमें से 5 और कम करके जो आएगा उसमें 1 ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फाइल को हम लोगों ने जहाँ से काउंट करके पीछे गए थे तो ऐसे काउंट करिए 34, 33, 32, 31 और 30। तो आप ऐसे करके काउंट करेंगे तो पीछे 5 जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। तो देखिए इसके लिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग फाइल खोलने के लिए किया जाता है? मौजूदा डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग फाइल खोलने के लिए किया जाता है? देखो जब हमें फाइल खोलने की बात आएगी तो हम लोग किसका करेंगे? ओपन। खोलना मतलब ओपन, तो हम लोग ओपन करेंगे। तो ओपन, देखिए ओपन विद मतलब किसी के साथ खोलना, न्यू डॉक्यूमेंट मतलब नया खोलना, ओपन फॉर्म मतलब फॉर्म को खोलना। यहाँ पे सिर्फ ओपन यूज़ किया जाएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए जब हम कर रहे हैं तो ओपन किया जाएगा, तो उसको एडिट वगैरह हम लोग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, वर्ड प्रोसेसर में टेबल के किस भाग में डेटा दर्ज किया जाता है? तो यहाँ पे खाली जगह में के भाग किस भाग में आएगा? तो वर्ड प्रोसेसर के टेबल के किस भाग में हम लोग जो है डेटा दर्ज करते हैं? चलिए जल्दी से बताइए क्या होता है। तो देखिए इस तरीके से जो है हमारी बनी हुई होती हैं। तो ये जो पार्ट होता है इसी में तो हम लोग डेटा दर्ज करते हैं। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको कहते हैं सेल। ये हमारी सेल होती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 22, एक बाइट में कितने बिट होती हैं? देखिए ये क्वेश्चंस तो आपको अब बिल्कुल रट जाने चाहिए कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। इसका आंसर मैं चलिए बताता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं तो उनको शायद अभी नहीं पता होगा, लेकिन जो बच्चे पुराने हैं उनको बिल्कुल अच्छे से ये बिल्कुल क्वेश्चन रट जाएंगे, क्योंकि इतने बार अभी तक ये क्वेश्चन आ चुके हैं सेट पेपर में जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उन पे, और ये प्रीवियस ईयर भी है उसमें भी। तो देखिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल रट जाने चाहिए, वैसे के वैसे ही आते हैं। देखिए एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? किसी चार्ट में डेटा पॉइंट्स का संग्रह
एक और सामान्य रूप से किसी एकल पंक्ति या स्तंभ में मौजूद डेटा के संगत होता है, या स्तंभों की सीरीज, बार या वर्गों की श्रृंखला या किसी रेखा द्वारा एक दूसरे से जुड़ा क्रॉस होता है। तो देखिए ये जो क्रॉस जो होता है, जो जुड़ा वर्गों की श्रृंखला के किसी रेखा या द्वारा जुड़ा या क्रॉस होता है, देखिए जब यह स्तंभों की सीरीज है, जब सीरीज होती है तो वो क्या बन जाएगी, जब डेटा से बनेगी तो ये डेटा सीरीज हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि पाठ और संख्याओं वाले किसी प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक सामग्री दिखानी हो तो निम्नलिखित किसका उपयोग करना अच्छा होता है। देखिए यदि पाठ और संख्याओं वाले किसी प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक सामग्री दिखानी हो तो निम्नलिखित में किसका प्रयोग करना अच्छा होता है। देखिए जब इस तरीके की जब हमें बात कर रहा है तो हम क्या होगा, हम टेबल बनाएं, तो जब हम टेबल बनाएंगे तो इसी में हम सामग्री भरते चले जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग क्या होगा, प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक सामग्री दिखानी हो तो इसी में तो बहुत अधिक सामग्री हम रख सकते हैं, तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा, टेबल का। तो ये सब क्या होती हैं, ये इस तरीके की पूरी टेबल होती है, तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, टेबल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एनिमेशन को केवल MS पावर पॉइंट प्रस्तुति के चयनित स्लाइड ऑब्जेक्ट पर लागू किया जा सकता है। हाँ किया तो जाना चाहिए। स्लाइड स्टार्ट MS पावर पॉइंट 2016 में व्यू टैब के तहत दिखाई देता है। चलिए आगे के इसके सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए दोनों हैं, इधर वाले में क्या था, स्लाइड स्टार्टअप MS पावर पॉइंट। देखिए एनिमेशन को केवल MS पावर पॉइंट प्रस्तुति में चयनित स्लाइड ऑब्जेक्ट पर लागू किया जा सकता है। हाँ किया तो जा सकता है। स्लाइड स्टार्टर MS पावर पॉइंट 2016 में व्यू टैब के तहत दिखाई देता है। हाँ दिखाई तो देता है उसमें भी। तो देखिए केवल एक तो यहाँ से यही गलत हो जाएगा। फिर जब उधर दोनों थे हमारे तो इधर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या 26 नंबर है, प्रेजेंटेशन में खूबसूरती यानी कि रूप रंग बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अच्छा होता है। तो प्रेजेंटेशन में उपयुक्त फॉन्ट शैली, पैराग्राफ शैली, एनिमेशन इत्यादि का उपयोग संगत तरीके से करना है। संगत तरीके से करना, इसका तो कोई मतलब नहीं बनेगा। पर्याप्त जानकारी दिखाने के लिए स्लाइड में 12-15 बुलेट पॉइंट का उपयोग करना, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम लोग उसमें जो है बुलेट पॉइंट लगा देंगे तो उसकी जो है खूबसूरती बढ़ने के लिए ये बुलेट पॉइंट ही लगाए जाते हैं, तो उससे आपकी जो होगी, जो उसकी प्रेजेंटेशन की जो खूबसूरती होती है उसमें रंग का जो है पिक्सल्स वगैरह जो है उभर जाते हैं, तो इसलिए वो अच्छा लगता है देखने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए प्रिंट उप मेनू में मौजूद विकल्प का उपयोग करके डॉक्यूमेंट फाइल की एक से अधिक कॉपी प्रिंट करना संभव है। अच्छा गलत पूछ रहा है, तभी मैं कहूँ ये तो सही है। हाँ ये तो सही है। प्रिंट किए जाने वाले पेज चयनित करने के लिए Ctrl+P, देखिए Ctrl+P से हमारा कभी भी पेज चयनित नहीं होता है, क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमसे गलत ही पूछा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर शब्द मुंबई, डॉक्यूमेंट में सभी स्थानों पर इस शब्द को शब्द तमिलनाडु में बदलना है, तो ऐसा करने के लिए सही कमांड क्या होगी। देखो सबसे पहले तो हमें ये शब्द फाइंड करना होगा, ठीक। तो जब ये शब्द हम लोग फाइंड करेंगे तभी तो हम लोग उसको चेंज कर पाएंगे। देखिए इसमें फाइंड और चेंज ऑल लिखा है, तो देखो चेंज ऑल तो ऐसे तो नहीं हो सकता, इसका पूरा अपना एक फॉर्मेट होता है, चेंज तो नहीं कर सकते हैं। चेंज करेंगे तो हमें एक एक चीज़ हटानी पड़ेगी, तो इसलिए उस पर चेंज ऑप्शन को यूज नहीं कर सकते हम लोग किसको यूज करेंगे, उसकी जगह पे लगाना है। जैसे आपको 3 इडियट मूवी याद होगी, जब वो वहाँ पे चतुर को जो स्पीच दे रहा होता है तो उसमें क्या करता है, वो सिर्फ उसमें 2 या 3 शब्द ऐसे होते हैं जिनको क्या करता है, उसमें प्रिंट में उसको फाइंड करके रिप्लेस कर देता है, और रिप्लेस करके वो वहाँ पे प्रिंट निकाल देता है। तो वहाँ जहाँ पे उसने जो शब्द चेंज किए थे वही सारे शब्द चेंज होते हैं, बाकी पूरी स्पीच वैसे के वैसे रहती है। देखिए सर्च तो करेगा रिप्लेस ऑल, तो रिप्लेस ऑल पे तो नहीं कर सकता, क्योंकि सर्च नहीं कर सकता है। सर्च करने पे तो हमें सिर्फ दिखाई दे जाएगा, हम उस पर रिप्लेस ऑल का फंक्शन ही नहीं आएगा। फिर आता है फाइंड ऑल और रिप्लेस ऑल, हाँ फाइंड करेंगे फिर उसके बाद रिप्लेस करेंगे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, किसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमसे गलत कथन पूछ रहा है, तो चलिए ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी कभी गलत आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि कई बार जल्दी में हम लोग उसके सही ऑप्शन को ही टिक करके चले आते हैं। देखिए यहाँ पे गलत पूछा है, लिखा है किसी वर्कशीट में डेटा के लिए मूल स्टोरेज यूनिट एक आयताकार सेल है जिसे ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया जाता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए नीचे वाला, एक वर्तमान वर्कशीट को उसी वर्कबुक में डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, ये सही है बिल्कुल। हटाया गया वर्कशीट ट्रैश बिन में चला जाता है और वर्कबुक सहेज के पहले इसे पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ट्रैश में चला जाता है। मौजूदा वर्कशीट का नाम बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल सही बात है, उसका नाम नहीं ऐसे बदल सकते हैं हम लोग। तो इसका जो गलत ऑप्शन है वो ये ए नंबर हो जाएगा। चलिए फिर 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से किससे खुले हुए दस्तावेजों को सहेजा जाता है। खुले हुए दस्तावेजों को सहेजने की जब बात हो रही है तो सहेजना मतलब सेव करना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे हिंदी वर्ड लिखा है, तो सहेजना मतलब सेव करने की बात कर रहा है। तो किसी खुले हुए दस्तावेज को सेव करना है, तो जैसे मान लीजिए हमारे सामने यही जो पेज खुला हुआ है इसको हमें सेव करना है, तो हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस सेव के लिए एस, तो कंट्रोल प्लस एस हो जाएगा। देखिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइड में अपनी कंपनी का लोगो उपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, तो जब उसमें लोगो उपयोग करने की बात आ रही है तो जैसे देख लीजिए मैंने ये क्या किया है, ये अपने हर देखिए पेज पे हमारे ये पीछे एग्ज़ाम 91 लिखा हुआ है ना, तो इसी तरीके से कंपनी अपने लोगों का उपयोग करना चाहे तो हम लोगों को उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए स्लाइड मास्टर का उपयोग करना पड़ेगा। किसका, स्लाइड मास्टर का। जब हम स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा, उसमें हम अपने लोगों को फिट कर देंगे, और लोगो फिट करते ही हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंटेशन में की स्लाइड जो होगी उसमें हमारा लोगो लग जाएगा। चलिए जैसे यही है कि इसकी जगह पे मैं कोई अपने एक जगह पे अपने आप सेट करके थोड़ी ना लिखता हूँ, मैं तो बस एक बार एग्जाम 91 लिखता हूँ, वो वहाँ पे क्या हो जाता है, मुझे जाके बस एडिट करने के लिए वहाँ पे क्लिक करना पड़ता है और वहाँ पे एग्जाम 91 डालना पड़ता है, और ओपन जैसे उसको क्लिक करते हैं सभी जगह पे अपने आप पेस्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में, इसकी देखिए पीढ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आया ना, इसीलिए मैंने आपको पूछा हुआ था कि पीढ़ी से रिलेटेड आपको वीडियो पूरा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि हाँ पीढ़ी से एक रिलेटेड वीडियो आ जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो पीढ़ी से रिलेटेड है, देखिए क्वेश्चन पहला मिल गया। अब आप जब मेरा जो है इसका जब वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो क्वेश्चन बहुत सरल है, और ये तो हमारे अगर पहले से पता होते तो हमारा 1 नंबर कहीं नहीं जाता, ये तो हमें आसानी से मिल जाएगा। देखिए कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथिकी यानी कि विद्युत परिपथ तंत्र के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट, देखिए जब इंटीग्रेटेड सर्किट की बात आ गई तो सीधी सी बात है कि ये तीसरी पीढ़ी में आया था। किस में आया था, ये तीसरी पीढ़ी में आया था। चलिए देखते हैं तीसरी पीढ़ी किस में है। देखिए ये तीसरी पीढ़ी हमें चौथे ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो चौथे ऑप्शन इसमें हमारे माइक्रो प्रोसेसर हो गए थे, दूसरी पीढ़ी में हमारे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है। कौन सा शब्द वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा है। देखो फॉन्ट की बात अगर की जाएगी तो देखो फॉन्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो उसके स्टाइल होते हैं, जैसे कुछ हमारे इस तरीके से लिखा होगा, कुछ हमारे बिल्कुल ऐसे करके बिल्कुल बहुत अच्छे से लिखा होगा, कुछ हमारे इस तरीके से ऐसे टेढ़े मेढ़े। तो मतलब कहने का ये है कि जब भी हम लोग उसके जो फ़ॉन्ट की बात कर रहा है तो वो किससे जुड़ा होता है, उसकी स्टाइल से। फ़ॉन्ट में कई तरीके के स्टाइल दिए होते हैं, वो हम लोग यूज़ करके अपने फ़ॉन्ट को अच्छा बना सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, लिनक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए लिनक्स क्या है, उबंटू लिनक्स का लोकप्रिय संस्करण है, सही नहीं है। हमसे ये पूछ रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि उबंटू जो है लिनक्स का ही एक संस्करण है। लिनक्स केवल कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है, नहीं ये बिल्कुल गलत है, वो कमांड लाइन नहीं करता है। ठीक, यूनिक्स जो है हमारा कमांड लाइन करता है। तो देखिए यह यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ लाइनक्स तैयार करने के लिए उपयोग किया गया कोड निःशुल्क और लोगों द्वारा देखे जाने वाले, संपादित किए जाने वाले और उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो इसमें विकल्प सही नहीं है, हमसे ये पूछा है तो लिनक्स केवल कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है, तो ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन उचित इंटरनेट ईमेल शिष्टाचार नहीं है। हमसे पूछ रहा है कि उचित इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है, यानी कि जो ईमेल का जो पैटर्न है वो सही इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक,
चलिए देखिए, ऐसा है, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये इंग्लिश में इसलिए नहीं क्वेश्चन मिल पा रहे हैं कि कुछ लोग मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, फिर उनको लगता है कि इसमें तो इंग्लिश में भी नहीं है, तो वो लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। देखिए मैंने अपने जो भी सेट पेपर्स वगैरह जो प्रोवाइड किए, कोशिश यही की है कि कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल जाए, लेकिन कुछ कुछ जगह पर आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको कंप्यूटर में इंग्लिश में मिल जाए। तो अगर यहाँ पर इंग्लिश होता तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराता, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश नहीं थी, इसलिए ये हिंदी में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, तो उचित इंटरनेशनल ईमेल शिष्टाचार नहीं, यानी कि जो इसमें इंटरनेट का जो है पैटर्न वो सही कौन सा नहीं है, हमसे ये पूछा जा रहा है। चलिए, अपने ईमेल के लिए उचित विषय रखना और चर्चा की जा रही विषय को दर्शाना। इसमें देखिए हम लोग जो उसमें टाइटल डालते हैं और उसमें ये उसके जो सब्जेक्ट होता है उसको भी डालते हैं, मतलब दर्शाने के लिए ऑप्शन तो आता है, भले ही आप लोग नहीं डालते हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसमें ऑप्शन आता है। सामग्री की वर्तनी जांच कर यह सुनिश्चित करना कि सामग्री की वर्तनी में गलतियां हैं या नहीं। हाँ, ये ईमेल में हमें एक सुविधा मिलती है कि अगर हम लोग उसमें मिस स्पेल का ऑप्शन ऑन करते हैं तो हमें मिस स्पेल उसमें बता देता है। फिर ईमेल में रिप्लाई ऑल विकल्प का उपयोग बहुत सावधानी से करना। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप ज़रा सा चूके आपके पास जितने भी मेल होंगे उस पर सब पे रिप्लाई पहुँच जाएगा। तो यह बिना बताए संदेशों को आगे भेजने की इससे क्यों भेजा जा रहा है, क्या इसका और इसका क्या करना है, ये गलत हो जाएगा। कि देखिए हम कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं कि ये क्यों भेजा जा रहा है, हम लोग उसमें बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कर्तव्य नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कर्तव्य नहीं है, हमको नहीं है बताना है, यानी कि जो हैं उनको अलग करके जो नहीं है उसके लिए हमको बताना है। एक दूसरे से संबंधित डेटा के सेट का प्रबंधन करना, ये तो ऐसा तो नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। फाइलों का प्रबंधन करना बिल्कुल सही है। इनपुट और ये भी नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के ऑपरेशंस को नियंत्रित करना है, यानी मैनेजमेंट तो करता ही है। तो हमारा इसमें जो गलत है वो कौन सा हो जाएगा, जो एक दूसरे को संबंधित डेटा के सेट का प्रबंधन करना, तो वो प्रबंधन ये है, संबंधित डेटा के सेट का प्रबंधन नहीं करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो इंटरनेट के संबंध में पूछ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है। इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। हाँ, किया जाता है, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। देखिए जब इसमें जब प्रोटोकॉल की बात करती है तो हमारे तो लास्ट में पी होना ही चाहिए था। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल तो आई से इंटरनेट हो जाता है और पी से प्रोटोकॉल, तो यानी कि आईपी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो इसने एचटीएमएल बना दिया। एचटीएमएल क्या होती है, ये हमारी जो है हाइपर लिंक टेक्स्ट ऑफ मार्कअप लैंग्वेज होता है, हाइपर टेक्स्ट ऑफ मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसी में हमारे जो है पेज बनाए जाते हैं, ये लैंग्वेज होती है। तो यानी कि यही ऑप्शन गलत हो गया, तो हमको यहीं से मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण किसी स्प्रेडशीट में सम फार्मूला सही उपयोग कर रहा है। ठीक, देखिए सबसे पहली बात तो हमें ऐसा सम फार्मूला यूज करना, तो पहले तो इक्वल होना चाहिए और फिर सम लिखा होना चाहिए। तो सभी में लिखा है, हाँ सभी में लिखा है। चलिए फिर दूसरी सबसे बड़ी बात कि A1 डॉलर का साइन नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं इस डॉलर के साइन का। यहाँ पे A1 ये हैशटैग भी कोई मतलब नहीं। A1 रेशियो A2 इसका भी कोई मतलब नहीं। A1 डैश A2 कॉमा A3 ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये इसको ये पता चल जाएगा कि जितने भी ब्रैकेट में लिखे होंगे उन सभी कॉलम्स को, यानी कि उन सभी सेल्स को हमको जोड़ना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, जब किसी स्प्रेडशीट के खाली सेल में दशमलव संख्या जैसे कि 345.67 दर्ज की जाती है तो ये किस प्रकार की अलाइन किया जाएगा। जब किसी स्प्रेडशीट के खाली सेल में दशमलव संख्या जैसे, हाँ ठीक, तो ये पूछ रहा है कि जब दशमलव संख्या दर्ज करते हैं तो किस प्रकार का अलाइन किया जाता है, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए जब मैं बताया था कि ये किस तरीके का अलाइन होता है, हमेशा राइट साइड से, ये राइट अलाइन होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये राइट अलाइन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन जो है, ये 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि SEO का पूर्ण रूप क्या है। देखिए जो SEO का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। और ये देखिए ये किस ऑप्शन में आपको दिखेगा, जिस ऑप्शन में आपको दिखेगा यही इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए ये पहले में ही हमको दिख रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये पहला।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, विंडोज़ ओएस का उपयोग करके प्रिंटर जोड़ने या हटाने के लिए में से प्रिंटर आइकन पर क्लिक करें। तो हम लोगों को देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि हमें किसी भी तरीके का कुछ भी किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ भी बनाना है, उसकी स्पीड बढ़ानी है, उसको कम करना है, उसमें कुछ भी मॉडिफाई करना है, तो हम लोगों को वो कहाँ मिलेगा, वो मिलता है कंट्रोल पैनल में। कहाँ मिलता है, कंट्रोल पैनल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल पैनल। बाकी हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, जैसे उसने कह दिया प्रिंटर आइकन पर क्लिक करना, तो वो हमको कहाँ मिलेगा, कंट्रोल पैनल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं। अब देखिए वेब ब्राउज़र के बारे में आपको अगर नहीं पता है तो आपको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए क्यों, क्योंकि सफारी, क्योंकि आजकल मोबाइल तो सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, और मोबाइल में भी जो ब्राउज़र अभी यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आपको सब कुछ पता होगा, क्योंकि मोबाइल में भी यही मिलते हैं, सफारी, क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे वेब ब्राउज़र हो जाएंगे। और कौन सा नहीं होगा, उबंटू। उबंटू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ओएस है। ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता से के कार्य को छुपाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उपयोगकर्ता से क्या छुपाता है, हमको ये बताना है। देखिए वो हमसे छुपाता है क्या है, हार्डवेयर के जो कार्य होता है वो छुपाता है, क्योंकि हार्डवेयर हमारा देखिए जैसे आप लैपटॉप को यूज़ करेंगे तो भी आपके सामने स्क्रीन होगी, कीबोर्ड होगा, अंदर क्या हो रहा है वो आपको नहीं दिखाई देता। सीपीयू होगा तो वो भी आपको क्या होता है, सीपीयू के अंदर वो पूरा पैकेट में बंद होता है, हमको नहीं दिख रहा होता है कि हार्डवेयर क्या काम कर रहा है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता से जो है क्या छुपाता है, हार्डवेयर के किए हुए कार्य को छुपाता है, कि हार्डवेयर ने क्या किया, तारों के अंदर क्या चल रहा है हमें कैसे पता चलेगा, तो वो क्या छुपाता है, हार्डवेयर के काम को छुपाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। स्प्रेडशीट के किसी सेल में लेवल दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट है और यह बोल्ड फॉर्मेट में है, निम्नलिखित में से किस कमांड के द्वारा बोल्ड फॉर्मेट को हटाकर सामान्य मोड में किया जाएगा, अर्थात इसे अनबोल्ड किया जाएगा। देखिए मैंने जब इसके बारे में इटैलिक का एक क्वेश्चन आया हुआ था तो हमने इसके बारे में बिल्कुल बात की थी कि अगर इटैलिक है तो उसे अनइटैलिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ठीक, देखिए जब हम लोग यहाँ से जब हम लोग इटैलिक हुआ था तो हम लोगों को अनइटैलिक करने के लिए क्या किया था, कंट्रोल प्लस आई किया था। तो वो यहाँ से अगर कंट्रोल प्लस आई करते हैं तो वो इटैलिक हो जाता है, अगर इटैलिक है तो कंट्रोल प्लस आई करेंगे उसको सेलेक्ट करके तो वो अनइटैलिक हो जाएगा। ऐसे ही जब हमारा बोल्ड है तो उसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस बी दबाइए तो वो अनबोल्ड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में वाक्य को कॉपी करके उसी डॉक्यूमेंट में किसी अलग भाग में पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए यही वाला लीजिए, इतनी लाइन को हमको क्या करना है, कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे करके सेलेक्ट कर लेंगे माउस की सहायता से या कर्सर की सहायता से हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब जब सेलेक्ट हो गया फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग इसको एडिट बता रहे हैं, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल पी दबा लीजिए, कॉपी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर को रखिए और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का पे दबा दीजिए, या हम लोग माउस की सहायता से भी राइट क्लिक करके वहाँ पे कॉपी कीजिए, राइट क्लिक करके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट, कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में कौन सा अलाइनमेंट नहीं हो सकता। किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में कौन सा अलाइनमेंट नहीं हो सकता। देखिए हमसे अलाइनमेंट की बात कर रहा है, कौन सा नहीं हो सकता। देखिए लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, ये तीन होते हैं। जिग जैग नाम का कोई भी अलाइनमेंट हमारे उसमें नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। स्लाइड में पाठ दर्ज करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। देखिए स्लाइड की बात कर रहा है, उसमें पाठ यानी कि हमको किसी एक पैराग्राफ को दर्ज करने की बात कर रहा है। तो देखिए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक टेक्स्ट बॉक्स में केवल समान फॉन्ट आकार और फॉन्ट प्रकार वाला पाठ हो सकता है। गलत है ये। टेक्स्ट बॉक्स में पाठ दर्ज करने के लिए कॉपी और पेस्ट विकल्प का उपयोग नहीं किया जा सकता। गलत है, कॉपी और पेस्ट का तो इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ग, वृत्त, कूल आउट, बैलून और ब्लॉक, एरो जैसी आकृतियों में पाठ हो सकता है। ये गलत है। ये कथन मतलब ये कथन गलत का मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों कथन हमारे गलत हो जाएंगे और ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि आकृतियों में पाठ हो सकता है। जैसे कॉमिक तो आपने देखी होंगी, कॉमिक्स तो वो किस में होती हैं, वो इसी तरीके से होती हैं, एरो बना के या इस तरीके से आपको दे देते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य विधि को परिभाषित करता है। देखिए इसका जो सही संग्रह के बीच पैकेट के आदान प्रदान को जो है परिभाषित करता है। किसके? पैकेट के। पैकेट मतलब पैकेज। अच्छा सॉरी, यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी हैं, पैकेज और पैकेट। देखिए यही पेपर में होता है पैकेट और पैकेज। तो जो किसका आदान प्रदान करता है वो पैकेट का आदान प्रदान करता है। ये याद रखिएगा, जो है ये 48 का बी सही हो जाएगा। पैकेज देखिए ज़रा सा चूक हुई तो पैकेज लग गया, तो यही ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, यदि कोई ईमेल लिखा जाता है और किसी भी उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता है तो इसे सामान्य रूप से किस फोल्डर में संग्रहित होगा? आप कोई भी मेल लिखिए, आप उसको भेजने की जगह पे आप सीधे कैंसिल करके बाहर आ जाइए, तो वो कहाँ सेव हो जाता है? वो हमारा सेव हो जाता है ड्राफ्ट बॉक्स में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50, सेल A1 की सामग्री से सेल A2 की सामग्री को हटाने का सही फार्मूला। देखिए सेल A1 की सामग्री से सेल A2 की सामग्री को हमको हटाना है, तो उसका जो सही फार्मूला है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है 3। देखिए आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे ये 3 क्या है। देखिए जब ये पेपर आया था तो पेपर में ये बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही डिट्टो क्वेश्चन यही आया हुआ था, वहीं से मैंने ये लेके आया हूँ, तो इसलिए इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। A1 की सामग्री से सेल A2 की सामग्री को हटाने का सही फार्मूला कौन सा है? तो ये 3। वहाँ पे ना तो कोई फार्मूला था ना कुछ था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि 3 होता है। अगर इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन या कुछ सॉल्व होता तो मैं आपको ज़रूर करके बताता, क्योंकि देखिए कंप्यूटर में लगभग वो सारी चीज़ें मुझे आती हैं जो आपको बतानी चाहिए। इसीलिए देखिए ASCII कोड के लिए मैंने बताया कि ASCII कोड 7 और ASCII कोड 8 होता है। आपको बहुत से कम लोग ऐसा बताएंगे कि ASCII जो है ASCII कोड के बारे में तो बता देंगे कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, लेकिन आपको ये नहीं कोई बताएगा कि ASCII 7 और ASCII 8 भी होता है, और इन सब की एक कोडिंग लैंग्वेज होती है जिसमें अपर केस की जो है पूरी टेबल अलग होती है, लोअर केस की टेबल अलग होती है, हमारे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये इन सब चीज़ों की पूरी एक टेबल अलग होती है, आपके नंबर की टेबल अलग होती है। तो ये टेबल याद करके ही हम लोग ASCII कोड को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए जहाँ पे मुझे ज़रूरत होती है सब कुछ बताने की मैं बिल्कुल बताता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि बिना ऐसे एक्सप्लेनेशन के भी काम चल जाएगा, आपको आंसर पता होगा। अब आप बताइए 8 जो है 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन आपको क्या करूँगा? अब जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन जैसे ये आया था इसका आंसर 3 है। अब आप इसको मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन इसमें दे ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, चलिए आज की हम लोगों की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और ये भी हमारी प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस थे ये हमारे आज कंप्लीट होते हैं। और अब जो है हम लोगों के इसके अभी और थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो भी हम लोग आगे के पेपर में क्वेश्चंस में देख लेंगे। और अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने इसको सॉल्व करके नंबर ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, और वीडियो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के खूब लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।